Hey fam, welcome back to the Dent Star. So we are back again with another video, and today's video is about Iran versus Israel जो भी चल रहा है, and it's heading for World War III और बहुत चीज़ें चल रही हैं. तो आप अपडेट रहते ही होगा. आई थिंक जो ये वीडियो देखना है वो Yeah, I अपडेटेड रहते हो think, कि yeah. क्या चल रहा है भाई अराउंड द वर्ल्ड, कैसे कैसे किसने कितने मिसाइल फेंके, किसने क्या किया. यूएस ने मना करा कि भाई न्यूक्लियर साइट्स को मत अटैक करना, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड लेट्स बिगिन. और ये देशभक्ति की वीडियो, मज़ा आने वाला है. वीडियो देखते हैं कि वीडियो कैसी है. वाओ 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 वाओ. सालों की लुका छुपी के बाद आज इजराइल और ईरान के बीच में एक ओपन ऑल आउट वॉर लगभग शुरू ही हो चुका है. अक्टूबर के पहले ही दिन ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया. न्यूज चैनल्स की मानो तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है. ईरान इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है. इज द वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. लेकिन ईरान ने सीधे ही जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ. World War III has already started. The world war is already upon us. लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? क्या हम एक भीषण न्यूक्लियर युद्ध से मरने वाले हैं, या हमारी ही देश की पोल्यूशन, महंगाई और नफरत की आग उससे पहले ही हमें जला देगी? यह सच है कि इजराइल ने भी कहा है कि वो ईरान के रॉकेट्स का मुंह तोड़ जवाब देगी, और ईरान ने भी यह बात साफ कर दी है कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करती है तो वो और भी ज्यादा घातक हमले करेगा. इस बार तो सिर्फ वार्निंग था, सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया गया था. पिछले एक साल से दुनिया को बस एक बात का डर रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक डी फैक्टो रीजनल वॉर शुरू ना हो जाए, और वो अब होने का मंजर सच हो रहा है. इजराइल और ईरान हिस्ट्री में पहली बार जंग के मैदान पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं. कोई प्रॉक्सी नहीं है. हमेशा की तरह दुनिया बार बार अब बोल रही है, बड़े बड़े देश बोल रहे हैं कि देखो दोनों साइड्स को संयम बरतना चाहिए, रिस्ट्रेन, कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की जरूरत है. लेकिन एज एक्सपेक्टेड यूएस ने कहा, और साथ ही में G7 कंट्रीज ने कहा है कि इजराइल हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड. इसे एक्नॉलेज किया है. ईरान के अटैक की निंदा करते हुए यूएस ने इजराइल के रिटेलिएशन को सपोर्ट करने की बात तो की है कि ईरान के ऑयल प्रोसेसिंग साइट्स को कैसे टारगेट किया जा सकता है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी बात साफ कर दी है कि इजराइल रिस्पॉन्स में प्रोपोर्शनल मेजर रखे. अगर इजराइल फॉर एग्जांपल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करता है तो यूएस इसका समर्थन नहीं करेगा. पिछले एक साल से जो जंग इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुती इसके साथ लड़ रहा था, अब उसमें खुद ईरान की एंट्री हो चुकी है. काफी सिग्निफिकेंट बात है ये. इजराइल ने भी ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने का प्रण लेकर रखा है. मिडिल ईस्ट में हालात पहले ही बद से बदतर थे, अब इसमें नया इजराइल वर्सेस ईरान वॉर का मंजर अब आ चुका है, और इसका फॉलआउट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा. देशभक्त के आज के एपिसोड में कि आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा मिसाइल अटैक किया, क्या है इजराइल और ईरान के बीच में जंग और उसकी हिस्ट्री, कैसे देखते देखते हालत इतने बुरे हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट के दो मेजर पावर्स अब ओपन वॉर के सिचुएशन पर आ गए हैं. इजरायली गवर्नमेंट ईरान को हेड ऑफ द ऑक्टोपस क्यों बुलाती है, और इन सब के बीच में दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं वायलिन बजाने के अलावा? इजराइल कैसे अब रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहा है, और क्या रीजनल और ग्लोबल रिपरकशंस हो सकते हैं इस नए जंग में? वर्ल्ड वॉर 3 सच में होगा क्या, या मिडिल ईस्ट के दलदल में बस और जाने ही जाएंगी? कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी तो मिडिल ईस्ट की वजह से होगी, इसीलिए यहां की हिस्ट्री जानना थोड़ा जरूरी है. शुरुआत करते हैं एक छोटे से हिस्ट्री लेसन से. इजराइल और ईरान के बीच में कहानी शुरू होती है हमारी 1948 से, जब इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी मिडिल ईस्ट के बीचों बीच, क्योंकि ये उसे अपना प्रॉमिस्ड लैंड मानते थे. तब ईरान एक सेक्युलर और प्रो वेस्टर्न रेजिम था अंडर शाह मोहम्मद रजा पहलवी. अब वो वहां गवर्न करते थे. अब कॉमन स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने की वजह से इंडिपेंडेंस के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच में एक्चुअली इनफॉर्मल रिलेशंस भी एस्टैब्लिश हो गए. हालांकि फॉर्मली ईरान ने कभी इजराइल को एक अलग स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था. यह बस एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था जिसमें ईरान और इजराइल के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था. ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता, दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज भी एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करती, यहां तक जॉइंट ड्रिल्स और एक्सरसाइज भी हुआ करते. आज सोचना बड़ा मुश्किल है ऐसा, लेकिन शुरुआत ऐसी हुई थी. यह सब कुछ एकदम से बदल जाता है 1979 में, जब प्रो
वेस्टर्न शाह रेजा Yes. पहलवी को हटाकर पावर अज्यूम करते हैं शिया क्लेरिक आयतुल्लाह खोमेनी। अब सेक्युलर और लिबरल ईरान की जगह आता है एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ऑफिशियली इजराइल का एक कट्टर अपोनेंट बन जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान ने इजराइल को एक इलेजिटिमेट जायनिस्ट रिजीम डिक्लेयर कर दिया। जायनिज्म एक पॉलिटिकल, एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसका मेन मकसद, मेन एम था जूस के लिए एक इंडिपेंडेंट होमलैंड एस्टैब्लिश करना, जो इवेंचुअली 1948 में इजराइल के क्रिएशन के साथ पूरा होता है। जायनिज्म का फोकस था कि जूस अपना एक अलग नेशन बना सके जहां वो अपनी कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट, और यह सत्य है कि यूरोप और बाकी दुनिया में काफी परसिक्यूशन फेस करना पड़ा जूस को। हिटलर और नाजी एट्रोसिटीज के बाद जायनिस्ट मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और यूएन, वेस्टर्न पावर्स इजराइल की स्थापना करने में बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। लेकिन शिया क्लेरिक रूल्ड ईरान का स्टैंड हमेशा रहा है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट के लिए, मुस्लिम्स के लिए, स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस के राइट के खिलाफ है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ईरान के टॉप लीडरशिप ने इजराइल की डिस्ट्रक्शन के कॉल भी दे दिए। और आज के डेट में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सबसे बड़ा कारण यही स्प्लिट, यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यही जंग है, जो कुछ टाइम तो ठंडे बस्ते में गया था लेकिन पिछले एक साल में फिर से हमारे सामने आकर एक रियलिटी बन गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे समझने से पहले यह भी आप जान लो कि अगर एक बड़ा युद्ध होता है, रीजनल या ग्लोबल, तो ग्लोबल इकोनॉमी जिसकी हालत ऑलरेडी टाइट है वो और भी टाइट हो जाएगी, वो नीचे ही चली जाएगी। और वैसे में भी आप जानते हैं हमारे देश में जॉब्स की सिचुएशन कितनी टाइट है। वॉर आया तो फिर पॉपा भी आपको नौकरी नहीं दिलवा पाएंगे, आपको खुद ही अपने स्किल्स को वॉर प्रूफ बनाना होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कल और परसों आप एक 3 घंटे का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन एआई क्लास अटेंड कर सकते हैं। वैसे तो ये क्लास पेड होता है, लेकिन पहले 1500 देशभक्त सब्सक्राइबर्स जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। इस एआई क्लास से आप अपने आप को 10x एफिशिएंट कर सकते हैं, अपने जॉब में अपने आप को इररिप्लेसेबल बना सकते हैं और अपना फ्यूचर अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? ये एआई क्लास आपको सिखा सकता है कि आपके जो जरूरी स्किल्स हैं वो आप कैसे और इंप्रूव कर सको। मान लो बेसिकली आज एआई स्किल सीखना उतना ही जरूरी है जितना 20 साल पहले कंप्यूटर सीखना जरूरी था। यह सब आप कर सकते हो कि ट्रेनिंग में आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हो, वो स्किल्स जो सिर्फ टॉप 1% लोगों को पता है। तो चाहे आप टेक सेक्टर में हो, नॉन टेक सेक्टर में हो, सेल्स, फाइनेंस, एचआर या फाउंडर हो या फ्रीलांसर हो, आपको बड़ा फायदा मिलेगा इस क्लास से। यहां आप सीख सकते हैं कि एआई की मदद से आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे एक्सेल शीट में ढाल सकते हो, यूनिक रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे सीख सकते हो। तो जल्दी करो, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, काम आएगा। याद रखिए 7 PM ये क्लास है, कल और परसों। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ओनली 1500 पीपल जो क्लिक करेंगे पहले उनके लिए क्लास बिल्कुल फ्री है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अब यहां समझने की बात यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह सेंटिमेंट हमेशा से ही रहा है, यह मौजूद रहा है कि इजरायलीज ऑक्यूपेंट्स हैं इस लैंड के, जिन्होंने पैलेस्टीनियन जमीन पर कब्जा किया है। ठीक जैसे पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी के बाय द वे जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस कंप्लीट हुए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, 90 सीट्स पर इलेक्शन हुए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज के डेट में भी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 114 सीट्स गिनी जाती हैं। 24 सीट्स वैसी जो पीओके के अंदर आती हैं लेकिन जिन्हें हम अपना मानते हैं। मिडिल ईस्ट में लोगों का यह भी मानना है कि वेस्टर्न पावर्स ने जानबूझकर एक प्रीडोमिनेंटली और हिस्टोरिकली इस्लामिक लैंड में आर्टिफिशियली एक जूइश स्टेट को प्लांट किया है। कुछ हार्डलाइनर मुस्लिम्स तो अब इसीलिए इजराइल के डिस्ट्रक्शन को अपनी रिलीजियस ड्यूटी मान चुके हैं और यही रहा फॉल्ट लाइन, यही है एक फंडामेंटल फॉल्ट लाइन। इसीलिए तेहरान में कट्टर इस्लामिक क्लेरिक्स के टेक ओवर करने के बाद ईरान की पैलेस्टाइन और इजराइल को लेकर पोजीशन और भी ज्यादा हार्डलाइन हो गई कि हम बात ही नहीं करेंगे, तो यहां से निकलो, हम तुम्हें खत्म करेंगे। इनफैक्ट ये नई रजीम को जो काफी ज्यादा एंटी यूएस और एंटी इजराइल थी, उन्होंने यूएस को बड़े और इजराइल को छोटे शैतान की तरह देखना शुरू कर दिया। इस छोटे शैतान पर काबू पाने के लिए और पैलेस्टीनियन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका देश दिलवाने के लिए हार्डलाइनर इरानियन गवर्नमेंट ने इजराइल के आसपास के रीजन्स में मिलिशियास को खड़ा करना शुरू कर दिया, उन्हें इक्विप और फंड करना शुरू कर दिया।
इस दौरान जन्म होता है हेजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स का, जो आज भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ग्रुप्स ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन के तहत बनाए गए थे। ये डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि अपना पावर अपने बॉर्डर से आगे आप कैसे एग्जर्ट कर सकते हो, और वो भी बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के या बिना अपने आप को सामने लाए। ये प्रॉक्सीज इन्होंने बनाए। 1990s में याद रखिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी धीरे धीरे उभरने लगा था। ईरानियन लीडरशिप मानती थी कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो यूएस उनका रेजिम चेंज करने या उन पर आक्रमण करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता था। माने अगर ईरान बना न्यूक्लियर तो खत्म हो गया इजराइल, और इसीलिए यहां से शुरू होता है एक खतरनाक प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल ने अनऑफिशियली तो न्यूक्लियर पावर स्टेटस 1960s में ही हासिल कर ली थी, थैंक्स टू पॉपो अमेरिका। लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में कोई भी और देश हो जो न्यूक्लियर वेपन पोजेस करने के आसपास भी भटके। इजराइल का बेगिन डॉक्ट्रिन इसीलिए इस्तेमाल किया गया। यह डॉक्ट्रिन क्या है? यह डॉक्ट्रिन अलाउ करता है इजराइल को कि वो कहीं भी, अगर कोई भी एंटी इजराइल देश हो उसके आसपास, उसे वो न्यूक्लियर वेपन्स या कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने ही नहीं देगा। इजराइल की पॉलिसीज, इजराइल का पॉलिटिक्स, इजराइल का डॉक्ट्रिन अलाउ करता है कि वो किसी देश के भी जाकर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देगा जो इजराइल को थ्रेटन कर सकता है इन द फ्यूचर। इजराइल ने इसी डॉक्ट्रिन के तहत 1981 में इराक के ओजिरैक न्यूक्लियर रिएक्टर पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए थे। इजराइल का कहना था कि सद्दाम हुसैन वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, कोई पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होने वाला था। ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर एम्बिशंस को देखते इजराइल ने यही डॉक्ट्रिन ईरान के अगेंस्ट भी यूज किया, लेकिन इस बार फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल नहीं किए गए। साल 2007 से एक एक करके ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टीरियसली मरने लगे या उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। इन सब मिस्टीरियस किलिंग्स में इजराइल के मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ माना जाता है। इनमें सबसे फेमस केस एंड ड्रामेटिक केस था मोहसिन फखरीजदे का, जो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मारने के लिए इजराइल ने एक एआई रोबोट और एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन का इस्तेमाल किया था। तो किस लेवल पे आप देख लीजिए इजराइल काम कर रहा है। इजराइल के एंटी ईरान ऑपरेशन सिर्फ असैसिनेशंस तक ही लिमिटेड नहीं थे। साल 2010 में इजराइल और सीआईए ने मिलकर स्टक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वर्म का भी इजाद किया, जिसके जरिए इस वर्म को कंप्यूटर सिस्टम्स में इंसर्ट करके वहां के ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर एजेंट्स ने इस वर्म की मदद से ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को मैल फंक्शन करवा दिया, इनको खराब करवा दिया, जिससे ईरान का जो पूरा इनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सालों पीछे चला गया। तो इतने लेवल पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। दरअसल इजराइल इंटेलिजेंस ईरान के हर इंस्टीट्यूशन में घुस चुका है। इनका प्रेजेंस इतना डीप और ट्रबलसम हो चुका है ईरान के लिए कि ईरान कभी इस पर खुलकर बात भी नहीं करती है, क्योंकि अगर आपके देश में दुश्मन सीक्रेट ऑपरेशन इतनी आसानी से कर पाता है, इतना डीप घुस चुका है, तो सवाल तो आप पर भी पूछा जाएगा ना कि भाई आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इसी वीक फॉर्मर इरानियन प्रेसिडेंट ने माना है कि ईरान के एंटी मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट का जो चीफ था वो अपने आप एक मोसाद का एजेंट निकला। बताइए, ऐसी तो हालत करके रखी है ईरान की सिक्योरिटी अपैरेटस की और न्यूक्लियर अपैरेटस की। लेकिन इस बदहाली के बावजूद ईरान इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी ऐसी बात चल रही है कि 2 दशकों में ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं ये सक्सेसफुल काफी हद तक रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में वो पावरफुल होते रहे हैं। हेजबुल्ला, हमास तो है ही, अब यमन में हुतीज भी अपना पकड़ वहां मजबूत कर रहे हैं। पैलेस्टीनियंस पर दशकों से जुल्म होते आए हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। और वहां गजा में एक ओपन प्रिजन में रह रहे हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। इसी एक्सप्लॉयटेशन, इसी डेस्परेशन का फिर फायदा उठाती है हमास। और 1 साल पहले हमास कुछ ऐसा प्लान कर देती है जिससे मिडिल ईस्ट में मानो आग सी लग गई। 7 अक्टूबर 2023 को ईरान के इशारे पर हमास इजराइल पर एक बड़ा आतंकी हमला करती है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जाने जाती है, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना दिया जाता है।
वन ऑफ द वर्स्ट टेरर अटैक्स इन रीसेंट हिस्ट्री इसे माना जाता है। अगले ही दिन से लेबनान स्थित हिजबुल्ला भी इजराइल पर बमबारी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में येमेन के हूती रेबल्स भी इजराइल पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। रेड सी पर गुजर रहे शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से अटैक्स झेल रहे इजराइल पर कोई ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है, उनकी डिफेंसेस भी स्ट्रांग होती हैं और वो अपने ऑपरेशन शुरू कर देते हैं गजा में और फिर लेबनान में। हमास टेरर अटैक्स और इजराइल का जो गजा पर जो जेनोसाइड होता है उसके बाद, इस पर हमने पूरे लंबे एपिसोड्स बना के रखे हैं, अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, नीचे मैंने लिंक्स देके रखे, उसे देख लीजिएगा। लेकिन अब आती है इंटरेस्टिंग बात कि ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ कैसे बढ़ता है। ईरान के प्रॉक्सी से डील करने के लिए इजराइल इस साल के शुरुआत से ही सीरिया और लेबनान पर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में प्राइमरली हिजबुल्ला के कमांडर्स और ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट किया गया, जो सीरिया और सदर्न लेबनान से इजराइल पर अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को मालूम था कि ये जो जंग हमास के साथ शुरू हुई थी, ये वॉर की तरफ बढ़ते सिर्फ कदम ही थे। ये जो आज हम देख रहे हैं ये होना ही था, ये कदम इसी तरफ जा रहे थे। ईरान और इजराइल में टेंशंस काफी टाइम से चल रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस इजराइल करती आई है, लेकिन इन क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में अप्रैल के महीने में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन हुआ, क्योंकि इस ऑपरेशन में टारगेट बना सीरिया के डेमास्कस स्थित इरानियन कॉन्सुलेट। ये अटैक दो कारणों से ईरान पर एक डायरेक्ट अटैक माना जा सकता है। पहला तो किसी भी देश का एम्बेसी या डिप्लोमेटिक मिशन उस देश का हिस्सा माना जाता है, यानी कि सीरिया में जो एयर स्ट्राइक हुआ इरानियन कॉन्सुलेट पर, वो सीरिया में नहीं, वो बल्कि इरानियन सॉइल पर एयर स्ट्राइक माना जा सकता है। दूसरा कि इस अटैक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 7 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 टॉप जनरल्स मारे गए। अब ये भी देखिए, ईरान के प्रॉक्सीज की बात अब नहीं कर रहा हूं, ये ऑफिशियल्स इरानियन कमांडर्स थे। जाहिर सी बात है कि ईरान ने भी रिटेलिएट करने की बात की, डायरेक्ट अटैक करने की बात की। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स फायर किए थे, मिसाइल्स, ड्रोन्स के तौर पर। लेकिन उस वक्त यूएस, फ्रांस, यूके, यहां तक कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन जैसे अरब देश ने भी इस अटैक को रिपेल करने में इजराइल की मदद की। ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए, अटैक फेल हो गया, लेकिन इजराइल पर फिर भी जवाबी कार्रवाई इजराइल ने लॉन्च किया, इजराइल ने रिटेलिएट किया। इस अटैक में कुछ ही दिनों के अंदर ईरान के इस्फहान शहर के पास स्थित एक स्मॉल साइज्ड क्वाडकॉप्टर ड्रोन के एक एयर डिफेंस बैटरी को टारगेट किया गया। हालांकि ईरान या इजराइल ने कभी भी इस अटैक को ऑफिशियली एक एक्ट ऑफ रिटेलिएशन की तरह एक्नॉलेज ही नहीं किया और बात आगे नहीं बढ़ी, उसको दबा दिया गया। लेकिन इस अटैक से ईरान को एक डीपर मैसेज जरूर कन्वे कर दिया गया। दरअसल इस्फहान शहर में ही ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्थित है और इसी जगह पर एक स्मॉल स्केल अटैक करके इजराइल ने ईरान को बता दिया कि बॉस हमें पता है आपके सेंसिटिव लोकेशंस के बारे में, तो थोड़ी सी मर्यादा रखिए। अगले ही महीने तत्कालीन ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस पर भी कुछ कंट्रोवर्शियल थियरीज हैं, कंस्पिरेसी थियरीज हैं, पर वैसा कुछ एंगल अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है कि इसमें भी इजराइल का हाथ हो सकता है। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जुलाई के महीने में फिर ईरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये को भी मार गिराया जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, हाँ, ये कोई इंसिडेंट नहीं था। इसके लिए ईरान ने ऑफिशियली इजराइल को ब्लेम किया है, एलिगेशंस लगाए हैं। इजराइल ने भी कभी हानिया की मौत में अपने रोल को डिनाई नहीं किया। उस वक्त भी ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने की बात की थी, लेकिन फिर से बैक चैनल टॉक्स हुए, यूएस ने इंटरवेंशन किया और मामला फिर से दबा दिया गया। रेड लाइन तो क्रॉस हुआ, लेकिन अभी भी एक्ट नहीं हुआ। लेकिन कितनी बार रफा दफा कराओगे, क्योंकि अब आता है पूरा एक सीरीज ऑफ मेजर एस्केलेशन, जिसको ईरान कह रहा है रेड लाइन आपने बार बार क्रॉस किया है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स किए, फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और इरानियन कमांडर का भी बेरूट में असैसिनेशन हो गया। और अब लेबनान में आईडीएफ ने तो ऑन ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया है। तो एक के बाद एक इजराइल ने इरानियन इंटरेस्ट पर हमले किए हैं, रेड लाइंस क्रॉस किया है और ईरान अब चुप बैठ नहीं सकता है, नहीं तो उसको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। फाइनली 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने इजराइल पर अपना सबसे बड़ा मिसाइल बराज लॉन्च कर ही दिया। इन स्ट्राइक्स में इजराइल के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया था, जिन्हें रोकने में इजराइल एरियल डिफेंसेस पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन कुछ खास डैमेज भी नहीं कर पाया ईरान इजराइल का इस अटैक में।
लेकिन जिस वक्त आसमान में ये मिसाइल्स बरस रहे थे उससे कुछ ही मिनट पहले तेल अवीव के सदर्न रीजन में एक मेजर टेरर अटैक हुआ। हमास के 2 आतंकी गन्स लेकर एक ट्रेन स्टेशन और उसके आसपास एरियाज में शूटिंग करते हैं और इस ट्रैजिक इंसिडेंट में 7 इजरायली मारे जाते हैं। इससे बस एक ही बात दिखाई जाती है कि भैया देखो, आपके पास हाईटेक होगा, मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस हो, आयरन डोम हो, लेकिन ये टेरर अटैक्स आप कैसे रोक पाओगे? ये तो चलते ही रहेंगे वॉर के बाद भी। अब इजरायली मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्कल्स में कंसेंसस है कि ईरान के मिसाइल अटैक्स का कड़ा जवाब तो देना होगा। अभी तक इजराइल ने अपना फाइनल रिस्पॉन्स डिसाइड नहीं किया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय शायद कुछ दिनों में आपको दिख जाए, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के एयर डिफेंस के साथ साथ उसके ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला करना चाहता है। ईरान पर पहले से ही क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा के रखे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएस ने, जिसके उससे इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है ईरान की। अब ऐसे में उसके ऑयल फैसिलिटीज पर अगर एक अटैक होता है तो सिर्फ ईरान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप पर और हम पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर उसकी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करोगे तो मिडिल ईस्ट से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाने देंगे हम। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पहले से ही ईरान के लोगों को सीधा एड्रेस करना शुरू कर दिया है, हिंट देना शुरू कर दिया है कि वो ईरान में सत्ता पलट करना चाहते हैं। अक्टूबर 1 अटैक के बाद भी उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है और इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इजराइल का मुकाबला अब किसी प्रॉक्सी टेरर ग्रुप से नहीं हो रहा है, बल्कि खुद ईरान से हो रहा है। इजराइल और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज अगर आप आमने सामने देखें तो कांटे की टक्कर नजर आती है। इजराइल के पास रफली 1,70,000 एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, जबकि ईरान के पास इसके मुकाबले कई ज्यादा, लगभग 5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। यहां ईरान मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर तो आगे है, लेकिन याद रखिए इजराइल की रिजर्व फोर्स काफी स्ट्रांग है, करीबन 4.5 लाख के आसपास इसमें लोग और भी शामिल हो सकते हैं। तो टोटल मिलिट्री फोर्स तो सब्सटेंशियल उनका भी बनता है। ग्राउंड फोर्स के लिए ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC है और उसकी रीजनल जो मिलिशियाज हैं, हिजबुल्लाह है, प्रॉक्सी वॉरफेयर करते हैं और ये काफी स्ट्रांग है प्रॉक्सी वॉरफेयर करने के लिए। इजराइल के पास वेल ट्रेन्ड कन्वेंशनल ग्राउंड फोर्स है, लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने के लिए ईरान यहां उनका ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। लेकिन याद रखिए वहीं इजराइल के पास फौफा अमेरिका भी है, उनका हाथ भी है अमेरिका का। हालांकि जियोग्राफिकल डिस्टेंस को देखते हुए एक आर्मी टू आर्मी ग्राउंड कॉम्बैट हमें दिखता नहीं है, इतना आसान होने वाला नहीं है कि वो लेबनान के थ्रू ट्रूप्स भेजे। ज्यादा चांसेस ये हैं कि जंग अब हवा में लड़ी जाएगी और एयर पावर में इजराइल काफी आगे है। इजराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग एडवांस्ड F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो कि अमेरिका वैसे ज्यादा देशों को देता नहीं है। सैंक्शंस की वजह से ईरान का जो एयरफोर्स है वो काफी डिप्लीटेड है। माना जाता है 300 से 500 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आउटडेटेड रशियन एंड चाइनीज मॉडल्स हैं। उनके पास कोई लेटेस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स नहीं है। उनके एयर डिफेंसेस भी उतने केपेबल नहीं है जितना कि इजराइल का है। मिसाइल कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ईरान फिर से काफी स्ट्रांग नजर आता है। ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने को वो टारगेट कर सकते हैं। इजराइल के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 काफी इफेक्टिव है कि अगर उन पर कोई अटैक करे तो वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो भाई जब कांटे की टक्कर है, जब इतनी लंबी रंजिश है, तो फिर क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 का मंजर देख रहे हैं? न्यूज चैनल में तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। न्यूज चैनल तो कहीं भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दे, यूक्रेन रशिया भी शुरू कर दे, ईरान इजराइल भी शुरू कर दे। उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, वर्ल्ड वॉर 56 कर चुके होंगे अभी टीवी स्क्रीन पर। फैक्ट तो यही है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो सकता ना तो अभी पिछले 1 साल में हो चुका होता। वर्ल्ड वॉर 3 किसी को नहीं चाहिए, बस सब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, किसको चाहिए भाई? ईरान जानता है कि अगर इजरायली सिविलियंस को वो ज्यादा मारेगा तो एस्केलेशन होगा तो अमेरिका वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर फौफा वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। उधर इजराइल यही चाहती है बाय द वे कि फौफा अमेरिका आए, मैं नहीं कर सकता हूं, अमेरिकन ट्रूप्स आए, अमेरिकन टैक्स पेयर मनी आए और फिर से एक जंग छिड़ जाए, जैसे कि इराक में हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, अब ईरान के साथ भी हो जाए। अब ईरान की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो अमेरिका के डर से दुबक कर बैठ जाती है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो रीजनल पावर स्टेटस है, उसका जो नेटवर्क है, वो बुरी तरीके से चरमरा जाएगा। इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रही है कि अपने आप को असर्ट करे इजराइल के सामने, बार बार मिसाइल लॉन्च करे। होता कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्च कर रही है मिसाइल। इजराइल के पास भी ऑप्शंस एक्चुअली लिमिटेड हैं। आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए,
हिजबुल्लाह लीडरशिप को आपने मार गिराया, पेजर्स आपने एक्सप्लोड करा दिए, टैक्टिकल एडवांटेज आपको मिल गया, हेडलाइंस आपको मिल गया, हवा आपकी तरफ बहने लगी, लेकिन इससे वॉर्स नहीं जीते जाते। आप देख लो 1 साल बाद क्या हुआ है। हमास जैसे फोर्स को भी आप पूरी तरीके से हरा नहीं पाए, ना आपके हॉस्टेजेस आपके पास वापस आ पाए हैं, और लेबनान में तो ग्राउंड इन्वेजन करने के साथ साथ ही इजराइल के ट्रूप्स मारे जाने लगे हैं। इसीलिए यूएसए इजराइल से कह रहा है कि भैया तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब पीछे हट जाओ। लेकिन नेतन्याहू का तो मानना है कि मौका यही है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट करो और उसे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट से नो न्यूक्लियर स्टेट की तरफ ले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों ये जानते हैं कि वो ईरान पर जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात अमेरिका ने इराक में रियलाइज किया, ये बात अमेरिका ने अफगानिस्तान में रियलाइज किया, ये बात इजराइल ने लेबनान में रियलाइज किया कि वो एक वाइडर वॉर, एक ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पाएंगे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, उसमें सिर्फ जाने ही जाने वाली है और एक स्टेलमेट बन जाएगा। और जितना भी नेतन्याहू टीवी पर बोल ले, ईरान का रजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा। लोग अपने ही रजीम के अगेंस्ट, अपने ही रजीम के खिलाफ बात नहीं करेंगे जब बाहर से कोई इन्वेजन होगा। और हो सकता है अगर रजीम चेंज हो जाए तो ऑल्टरनेटिव और भी कट्टर निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस सब के बीच में भारत को भी एक बैलेंसिंग गेम खेलना होगा। हमारे रिलेशंस देखिए इजराइल से एक तरफ कितने अच्छे हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत से भारत ने यह भी कहा है कि हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन का हल चाहते हैं कि पैलेस्टाइन को अपना स्टेट मिले, उनका अपना हक मिले और इजराइल भी वहां शांतिपूर्वक रहे। लेकिन इस बात को इजराइल नहीं मानता है। हमारे रिलेशंस ईरान से दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, हम उनसे एनर्जी भी लेते हैं, और आज तक भारत ने हिजबुल्लाह को एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप घोषित नहीं किया है। अगर मिडिल ईस्ट में बात बढ़ती है, युद्ध बढ़ती है और एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, तो हमारा ऑयल इंपोर्ट आधे से भी ज्यादा घट जाएगा। ये सारी बातें दिखाती हैं कि मिडिल ईस्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा रोल भी उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और दुनिया भर की पीस एंड स्टेबिलिटी भी उससे कितनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। युद्ध कितना बढ़ेगा, इस पर तो बड़े बड़े विद्वान इस सवाल पर लगे हुए हैं, लेकिन गजा में लोग अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं, बच्चे अभी भी टेंट में रह रहे हैं, सर्दी का मौसम फिर से आने वाला है, न कोट है, न मोजे हैं, न साफ पानी है, न ठीक से खाना है। बच्चे फिर से हाइपोथर्मिया से मरेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और बड़े बड़े देश हाइपरसोनिक मिसाइल एक दूसरे पर दागते रहेंगे। लेकिन जब तक सारे देश इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि भैया एक 2 स्टेट सोल्यूशन ही रास्ता है, तब तक मिडिल ईस्ट के इस दलदल में बस और जाने ही जाती रहेंगे। ट्रू। ओके, दैट वाज इट। मेरे तरफ से मैं अपनी तरफ से जो कंक्लूड करूंगा वो यही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 वाला वो सिनेरियो नहीं होएगा। रीज़न बीइंग यूएस बस यही चाहता है कि वॉर चलता रहे या उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरह से एक जो तो कोई भी लड़ रहे हैं उनमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट रहे, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है, उनके जो फंड्स हैं वो आते रहें, एंड उनको जो उनकी वॉर इकोनॉमी कहते हैं ना, वो वॉर इकोनॉमी उनकी बनी रहे, और जो एक वो बबल बना के बैठे हैं ना अपनी इकोनॉमी का, वो उनका बबल और बड़ा होता चला जाए। जैसे 2008 में क्रैश हुआ था, उसी का वेट है सबको कि वो बबल कितना बड़ा होता चला जाता है। उसके लिए भाई ये अपना जो यूएस है ये इन्वॉल्वमेंट हमेशा से दिखाता रहा है, फंड्स हमेशा से देता रहा है कि तुम खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें फंड्स देंगे, हम तुम्हें वेपन्स देंगे, तुम मारो वारो जो मर्जी करो। बट जो वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, अगर ऐसा होता तो भाई यूएस खुद ना बोलता कि भाई न्यूक्लियर साइट्स को मत अटैक करना। मतलब ऑब्वियसली बात है, नोबडी वांट्स की, हाँ, नोबडी वांट्स की ऑन अ रियल नोट की बिग स्केल पे कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 वाला सिनेरियो क्रिएट हो, क्योंकि भाई मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑयल को कंसर्न में रखते हुए। ऑयल का सिस्टम भाई आपको पता है मिडल ईस्ट से ये सारा, एंड यूएस को सबसे दिक्कत है जिनके पास ऑयल है। तो बेसिकली वो ये है कि वो सिर्फ एक को सपोर्ट करता है कि भाई मतलब एक को सपोर्ट करो, बाकी सबसे दिक्कत जिनके पास ऑयल है। तो वो हमेशा से सीन रहा ही है। बाकी बढ़िया वीडियो, वेल रिसर्च्ड एंड इन डेप्थ वीडियो थी भाई, बढ़िया वीडियो, facts and very good है कि you become well informed on the topic। अभी मुझे भी ट्रू बहुत चीजें हमें भी नहीं पता थी। this video, right? तो I had very limited knowledge जो हमें दिख रहा है online, वही था। But this was like into the depth जो आपको हर जगह नहीं बताते। तभी हमारा मोटिव रहा है कि हमने थोड़ा सा चेंज करा है अपने चैनल का पर्सपेक्टिव, कि हम दूसरी वीडियोस के साथ साथ ऐसी वीडियोस भी कवर करें कि एक नॉलेजेबल कंटेंट क्रिएट होता रहे साथ साथ, तो वो शेयर भी हो तो और अच्छा लगता है। तो बढ़िया वीडियो, वी एंजॉयड इट, द नॉलेज वी एंजॉयड इट। बट आपको अगर हमारे साथ वीडियो देखने में मजा आया तो make sure you give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram.
Link is in the description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Take care. Bye-bye. Bye bye.